देश दिन भर में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। और सम्मेलन का उद्घाटन देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग मेजबानी कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के कामों को सराहा और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। तो वेल्लोर में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने ही भारत को सुरक्षित बनाने का भी काम किया है। साथ ही अभी नई संसद भवन का लोकार्पण किया और तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए थे। उन्होंने तिरुकुरल का स्थानीय भाषा में भाषांतर कर विदेश में भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक डीएमके यूपीए सरकार में रही, पहले भी 8 साल तक सत्ता में रहे, परंतु सीएपीएफ की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षा में तमिल लड़कों को, बच्चों को तमिल में पेपर लिखने की छूट नहीं थी। अब ऑल इंडिया सर्विसेज, नीट और सीएपीएफ के एग्जामिनेशन तमिल भाषा में भी लिए जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने एक सार्वजनिक रूप से मुझे सवाल पूछा कि 9 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के लिए क्या किया, वो बताइए। स्टालिन जी, मैं 9 साल का हिसाब देने आया हूं, आप जरा कान खोलकर सुन लो और हिम्मत है तो कल इसका जवाब देना। 2004 से 14 आप यूपीए में हिस्सेदार थे, आपके मंत्री थे। तब डिवोल्यूशन फंड 10 साल में तमिलनाडु को 95,000 मिला था, 95,000 करोड़ मिला था। 95,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने आपके 10 साल में 95,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। ग्रांट इन एड आपके 10 साल में यूपीए सरकार में, कांग्रेस डीएमके सरकार में 58,000 दी गई थी। आपके 10 साल में 58,000, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में 58,000 से बढ़ाकर 2,31,000, 4 टाइम ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। बढ़ते आगे, अध्यादेश का विरोध महारैली का आयोजन, जहां केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महारैली। और इस महारैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाना है, तानाशाही को खत्म करने के लिए आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला किया, देश के फैसले को पीएम ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो वहीं महारैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी संबोधित किया, जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा है। बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। आज की रैली लोकतंत्र को बचाने की रैली है। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है, उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है,
बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। आज सिर्फ हमने जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप धूप में, आप धुंध में, ठंड में, गर्मी में खड़े होकर पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर वोट डालते हो कि ये मेरा पसंदीदा नेता है, मैं इसको अपने हल्के से विधानसभा भेजूंगा तो अच्छे कानून बन के आएंगे, मेरे इलाके का काम होगा। लेकिन मोदी साहब, ये भाजपा वाले ये चाहते ही नहीं है इनके बिना किसी और की गवर्नमेंट बन जाए। अगर चुनाव से भाजपा की गवर्नमेंट किसी राज्य में नहीं बनती तो ये उपचुनाव से बना लेते हैं। उसके 25 खरीद लो, 30 खरीद लो, फिर दोबारा उपचुनाव करवा लो, बाई इलेक्शन करवा लो, फिर कह दो राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगा लो, जी ओथ सेरेमनी है, एक बार मुख्यमंत्री को ओथ दिलवा। दिल्ली से अगली खबर सूत्रों के हवाले से पहलवानों से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण खबर, जहां 2 महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस का नोटिस। ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में पहलवानों को नोटिस। पुलिस ने पहलवानों से यौन उत्पीड़न के सबूत मांगे हैं। तो सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है पहलवानों से जुड़ी हुई, जहां 2 पहलवानों को नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस ने और यौन उत्पीड़न के सबूत मांगे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी इस संबंध में बताया जा रहा है? 2 पहलवानों को नोटिस भेजा गया है, यौन उत्पीड़न के सबूत मांगे गए हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से चूंकि दिल्ली पुलिस को चार्जशीट संभवतः 15 जून तक कहीं ना कहीं दाखिल करनी होगी और इस कड़ी में आपने देखा कि पिछली बार करीब 6 घंटे तक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बातचीत में कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा की गई और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और जांच में लगातार तेजी आ सके। आपने देखा कि करीब 208 लोगों से अब तक दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों और सहयोगियों से पूछताछ कर चुकी है। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो पहलवान है उनसे भी कहीं ना कहीं सबूत मांगा गया है कि जो आरोप इन पहलवानों ने लगाए हैं उसके क्या कुछ सबूत है, क्या व्हाट्सएप चैट है, क्या डिजिटल कोई सबूत है या किसी के बयान है जो अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसी कड़ी में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से पूछा है, क्योंकि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, हालांकि आपने देखा कि हाल ही में एक नाबालिग जो पहलवान जिसने आरोप लगाए थे उसके पिता ने सीधे तौर पे कहा कि छेड़छाड़ नहीं बल्कि हमने भेदभाव का आरोप लगाया है और पूरी तरीके से हमने बयान को बदला है, पहले छेड़छाड़ का हमने बात उसमें बयान में कही थी। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई पूरे मामले में कर रही है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं साक्ष्य के तौर पर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से पूछा है कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो दिल्ली पुलिस से उस साक्ष्य को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को दे ताकि दिल्ली पुलिस अपनी जांच में तेजी ला सके और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो दिल्ली पुलिस दाखिल कर सके। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में पहलवानों से ये पूछताछ संभवतः हुई है और कहीं ना कहीं ये चीजें मांगी गई है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब इसके जरिए, क्योंकि 15 जून तक का जो इंटरवल हुआ है आंदोलन में, उस बीच क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। दिल्ली से अगली खबर, बालासोर हादसे पर पीएम मोदी को चिट्ठी। 270 पूर्व जजों और अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। पूर्व अधिकारियों ने ट्रैक से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्रैक के आसपास अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग की गई है। चिट्ठी लिखने वालों में यूपी और जेके पूर्व डीजीपी भी शामिल हैं। तो
बालासोर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। ट्रैक के आसपास अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग है और ट्रैक के साथ छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी लिखने वाले जो है यूपी से भी शामिल हैं। बालासोर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। 270 पूर्व जजों और अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है, जहां पूर्व अधिकारियों ने ट्रैक से छेड़छाड़ की आशंका जताई है, तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। क्या देख रही हो? अरे वो आई नहीं ना अब तक। चाय पियो पहले, आ जाएगी। अरे लो आ गई हमारी बैंक। आइए आइए। प्रणाम चाचा जी। आओ बेटा। चाची तबीयत कैसी है आपकी? 6, 7, 8, 9, 10। लो चाची, पूरे 5,000 रुपए हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम बूढ़े लोगों के लिए बैंक इस तरह हमारे घर आ जाएगा। चाची 6 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एक गृहिणी से हटकर मेरी भी एक अलग पहचान बनेगी, पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपना परिवार संभाल रही हूँ, और तो और बैंकिंग सखी कहलाती हूँ। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी लाया शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। यार डॉक्टर बनने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है? अरे अपना नंबर 1 इंस्टीट्यूट गोल है ना। 25 वर्षों का भरोसा, सर्वश्रेष्ठ परिणाम अनुपात, हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट, जहां से अब तक बने हैं 16,000 से अधिक डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी लाया शुद्ध प्लस पान मसाला। धर्मांतरण के पीछे गहरी चाल, कई राज्यों में फैला धर्मांतरण का जाल, जिहाद का हिडन एजेंडा, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का फंडा। कब होगा धर्मांतरण का गेम ओवर? देखिए जनता की राय न्यूज़ 1 इंडिया के डिजिटल चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे दिल्ली से खबर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। सांसद ने कहा है, एक सीट अखिलेश जीत पाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अखिलेश जी, यूपी के 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वाराणसी से अखिलेश जीत गए तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए हरनाथ सिंह यादव की तरफ से किया गया है कि आप 80 सीटें तो दूर, आप महज वाराणसी की ही एक सीट जीत कर दिखा दीजिए।
भोपाल में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,25,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका को 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। आज जब आपने मांग पत्र दिया है तो मांग पत्र में जो मैं पहले से भी देख रहा था कि अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक तो अभी हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर हमको कह दिया जाता है कब घर जाओ। अब इतने साल सेवा करवाई, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ तो सहयोग करो कि जिसके कारण बहन को दिक्कत और परेशानी ना हो, अपना जीवन वो ठीक से चला सके। और इसलिए आज हम ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा और उसके साथ सहायता को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। एक आपने कहा था कि आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% केवल रिजर्वेशन, अब वो भी आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका इनका। और इस बीच खेल जगत से बड़ी खबर, WTC फाइनल में भारत की हार। 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को मात दी है। लगातार दूसरी बार WTC फाइनल हारा है भारत। तो WTC फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को मात दे दी है। लगातार दूसरी बार WTC फाइनल भारत हार गया है। भागलपुर स्थित परिसदन में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, बाल श्रमिक आयोग के संबंधित कई सक्षम अधिकारी के साथ साथ अन्य विभाग के कई अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि बाल श्रम रोकथाम को लेकर संबंधित अधिकारी के अलावा कई अन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई, जहां सभी उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बाल श्रम रोकथाम को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की गई और बाल श्रम रोकथाम के लिए कानूनी तौर पर नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। जो श्रमिक हैं, बाल श्रमिक हैं, उनको विमुक्त तो कराया ही जाए और विमुक्ति के साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि उनका जो रिहेबिलिटेशन हो रहा है उनको अगर हम लोग ठीक से कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, खास करके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लिए श्रम आयोग और पूरा श्रम संसाधन इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जानकारी का बहुत अभाव है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी हर लोगों को मिले। हमारे जितने भी यहाँ पर श्रम पदाधिकारी हैं और विभिन्न अधिकारी आए हैं, विभिन्न विभाग से आए हैं, शिक्षा से आए हैं, यहाँ पर अभी स्वास्थ्य से आए हैं, सब लोग। औरंगाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल की खराब व्यवस्था को देखकर बीजेपी सांसद काफी भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने अस्पताल के पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर उन्होंने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी जमकर फटकार लगाई। वहीं सांसद ने सिविल सर्जन की मौजूदगी में कहा कि लोग अस्पताल आ रहे हैं और यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, मरीज लौट जा रहे हैं, इनको कौन देखेगा? आपको रोगी नहीं देखना है। साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा है कि सदर अस्पताल में 100 बेड का भवन बन रहा है, जिससे निर्माण की क्वालिटी भी खराब है। वहीं इतने बड़े अस्पताल के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। सासाराम के जमुहार के देव मंगल सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए हानिकारक हो गए हैं। उनका एक घंटा भी सीएम रहना बिहार के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास और युवाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना अब ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी 1 घंटा है हमारे विजय सिंह जी
प्यारेलाल ओझा जी। छातापुर थाना क्षेत्र के रामपुर में एक युवक को अगवा कर मार दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मृतक विकास सहनी के घर विधायक पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते परिजनों को धैर्य धारण करने की अपील की। वहीं बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने बिहार के सीएम पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज शुरू है। बिहार के मुख्यमंत्री मोहम्मद नीतीश आलम अपराधियों के सामने घुटना टेक दिए हैं और दिन में ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। बिहार में पूरी तरह जंगल राज हो गया है और जो नीतीश कुमार जी है ना, ये हो गए हैं मोहम्मद नीतीश आलम। ये मोहम्मद नीतीश आलम जो है ना, अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। ये घुटना टेक मुख्यमंत्री हो गया है। इनका पूरी तरह इकबाल खत्म हो गया है। पूरा जंगल राज बिहार में व्याप्त है। ये स्पष्ट हो रहा है ऐसी घटना से कि किस तरह से एक हम समझते हैं कि कमजोर समाज के, एक पिछड़ा समाज, दलित समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कैसे पीटते पीटते मार दिया जाता है। इससे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस बुल्ढाणा के दौरे पर पहुंचे। बता दें कि राज्यपाल बनने के बाद वो पहली बार बुल्ढाणा पहुंचे, जहां उन्होंने संत नगरी शेगांव में संत गजानन महाराज के दर्शन किए, जिसके बाद राज्यपाल को सर्वप्रथम पुलिस बल द्वारा सलामी दी गई। तत्पश्चात मंदिर क्षेत्र में वारकरी भजनी मंडली से राज्यपाल रमेश बैस का ताल और मृदुंग द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात राज्यपाल रमेश बैस ने संत गजानन महाराज के समाधि स्थल का भ्रमण किया। इस अवसर पर संस्थानों के कार्य की समीक्षा की गई। रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील क्षेत्र में पहली बार दंगल का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता माधवी जोशी ने किया है। इस दंगल में दिव्या शिंदे और दीपेश पाटिल ने जीत हासिल की। बता दें कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर भावी सांसद की तैयारी के लिए मवाल मतदार विभाग में दंगल, क्रिकेट, कबड्डी अनेक प्रकार के खेल का आयोजन कर रहे हैं। इस दंगल के अवसर पर अभिनेता महेश कोठारी भी उपस्थित थे। तो पहली बार दंगल का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता माधवी जोशी ने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान खिलाड़ियों को मौका मिला अपनी क्षमता दिखाने का। पहली बार ये दंगल का आयोजन किया गया। तो सामाजिक कार्यकर्ता माधवी जोशी ने ये आयोजित किया था, जिसके लिए उनका आभार भी प्रकट किया गया। मैं अभिनंदन करता हूँ उनके पति नरेश जोशी जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दंगल रख के, दंगल जो अपना भारतीय खेल है और जो अपने सारे जो पहलवान हैं, तो ये रायगढ़ जिले के पहलवान हैं और ये जो मतदार संघ है मावड़ मतदार संघ, इधर के सारे लोग हैं ये, और वो एक भावी हकदार है, उनको हकदार होना है। उनके पीछे उनके पति अपने फुल पावर के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।